नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। और इस वक्त जो हमारे साथ जो चेहरा आप देख रहे हैं, जो शख्स को आप देख रहे हैं, ये हैं जन अधिकार पार्टी के झारखंड अध्यक्ष। और अगर बात करें राष्ट्रीय तौर पे तो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस शख्स का चेहरा जो आप देख रहे हैं, बार बार मैं इनको झारखंड का अध्यक्ष इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं कुछ दिन पहले ही। लेकिन मैं इनके पास पहुंचने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर हैं। आप सोच रहे होंगे कि राजेश ठाकुर की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक समय था जब ये भी कांग्रेस में ही थे। ऐसी बात नहीं है कि ये डायरेक्ट जन अधिकार पार्टी में ही आ गए थे, नहीं, कांग्रेस में थे। लेकिन हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या सच्चाई है, लेकिन हो सकता है कि एक कहावत है ना कि हीरे की परख जो होता है जौहरी की करता है। हो सकता है इनकी क्षमता, इनकी कार्यशैली, इसकी परख शायद दूर बैठे या यूँ कहें कि बिहार में बैठे या दिल्ली में बैठे पप्पू यादव को लगी होगी। और उसके बाद इनको झारखंड, पूरा का पूरा झारखंड दे दिया कि आप झारखंड को संभालो, झारखंड का अध्यक्ष बनाया। लेकिन झारखंड के अध्यक्ष बनने के बाद ये क्या करेंगे पार्टी के लिए, मैं बाद में जानूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा इनसे यही रहेगा कि कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय पार्टी को इनका छोड़ना मजबूरी थी या फिर क्या घटना घटी जिसके कारण ये कांग्रेस को छोड़ दिए। तो आइए सबसे पहले ज़्यादा ना बोलते बात करते हैं जनाधिकार पार्टी के झारखंड अध्यक्ष से, वो क्या कहते हैं, क्योंकि ये पहले कांग्रेस में भी थे। सबसे पी नैयर जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। अच्छा, मैं जब सुना आज के करीब 2 या 3 महीना पहले, मैंने सुना, अचानक सुना कि क्या बात है भाई, वो आपका नाम आया कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं झारखंड के। अचानक हम सुना, मुझे भी शौक लगा कि भाई राष्ट्रीय पार्टी को छोड़ करके कहाँ भटक गए, क्या रीज़न क्या था, क्या दिक्कत क्या था कांग्रेस में आपको? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से मुझे ना कभी कतई एलर्जी था, ना आज है। मैं हमेशा दिल में कांग्रेस को और कांग्रेस की विचारधारा को मैं अपने दिल में हमेशा रखता हूं। और मैं सम्मान करता हूं उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस पदाधिकारियों का, जो निष्ठा ईमानदारी के साथ कांग्रेस में एक सिपाही बनकर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे वैसे जो अपने विचारधारा चलाने वाले, वैसे चुनिंदे लोगों को जो लेन देन और ख़रीद फरोख्त पोस्टों को करने वाले वैसे पदाधिकारियों से मुझे एलर्जी है। और वैसे पदाधिकारियों के साथ मैं चलना कतई पसंद नहीं किया, इसीलिए मैंने इस पार्टी को छोड़ा। और शुरुआत तो कहूँ तो ऐसा कहानियाँ है कि 5 पेजों में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, और जितने टॉप्स लीडर्स हैं जो एआईसीसी के हैं, मैं सबों को 5 पेज का मेल, मैंने पूरा इतिहास जो मैं शुरुआत किया कांग्रेस का और जब तक मैं कांग्रेस में था, वो सारी दास्तां मैंने, वो स्टेट से लेके, जिला से लेके, पूरे देश की सारी दास्तां मैंने सुनाया। कांग्रेस के जो भी आला कमान थे, अगर कहा जाए तो कहते हैं ना कि राजनीति में आला कमान सारे फैसले लेंगे, सभी तक आपने पहुंचा दिया था। बिल्कुल, मैं सारी कहानियाँ सारी अपनी ज़ुबान के कलम के माध्यम से मैंने डिटेल्स पूरे सारे भेजा। और ये गोपनीय रहा कि मैं नहीं चाहा कि वैसे चिन्हित जो लोग हैं, चुनिंदे जो लोग हैं, जो पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार हर रोज़ टूट रहे हैं, और जो सच्चाई की आवाज़ कांग्रेस में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे दरकिनार कर दिया जा रहा है हिटलर शाही के तरफ। और अपने कलीग, अपने जो उनके पॉकेटों को गर्म करने वाले लोग हैं या उनके चपलूसी करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन लोगों को वो अपने साथ में सटाए हुए हैं और एक जाति विशेष वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन है वैसे लोग जो हिटलर शाही कर रहे हैं? कुछ का नाम लेना चाहेंगे या फिर अभी गोपनीय रखेंगे आप? नहीं, गोपनीय ऐसे मुझे लगता है कि वैसे लोगों का नाम पूरे झारखंड जान रहा है और वो बेनकाब हो चुके हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक पूरे देश। वो मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी लोगों को, चपलूसी बातों से, लोगों को सहलाने से, लेकिन उनके एक तरफ मीठा
प्यार है, दूसरी तरफ तलवार की धार हाथ में लेके चलते हैं और कैसे काट देते हैं वो पता ही नहीं चलता। जैसा कि मेरे साथ हुआ, जब मैं पूरे झारखंड से जिस तरह से मेरे कार्यशैली को मैं चिकित्सा का प्रकोष्ठ अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद डॉक्टर अजय को दूंगा कि जिन्होंने मुझे उस सम्मानजनक पोस्ट से नवाजा। और पूरे झारखंड में जब उसकी ना प्रदेश में, ना जिले में, ना जोनल में, किसी ना प्रखंड स्तर पर कोई कमेटी थी, मुझे एक कागज़ का दरख्वास्त दिया गया था टुकड़ा, जो जिसके बदौलत मैंने एक पहचान दिया हेल्थ डिपार्टमेंट के नाम से। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक विंग खड़ा करने के बाद भी मेरे ऐसे सिपाही को सम्मान ना मिले, ये बहुत दुख की बात है। और जब कोरोना आया तो पूरा देश, यहाँ तक जो जिनकी बातें कर रहा हूँ, जो हिटलर शाही करते हैं, वो अपने घर में उस वक्त मौजूद थे। अगर वो सच में कांग्रेस के सिपाही थे तो एक दिन का वीडियो फुटेज हो, एक दिन का अखबार का कटिंग हो, जो दिखलाए कि प्रदेश कमेटी में या कांग्रेस के लिए उन्होंने कार्य किया हो। और वैसे वैसे लोगों को जिनको इन्होंने AICC बनाया, PCC बनाया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, PCC में जगह दिया, PC कमेटी में जो अहदा से नवाजा है, वो लोगों का इतिहास निकाल के देखे कि कोरोना के टाइम में जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आदेश आया था कि पूरे देश में किसी भी जाति मजहब को छोड़ करके सबों को मदद किया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैं सलाम करता हूं वैसे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव एक सज्जन व्यक्ति हैं, मसीहा हैं आदिवासियों का इंसानियत के नाम पे, जिन्होंने खुद उस बीमारी के हालत में वो भी पॉजिटिव हुए और लगातार वो सुबह शाम ऑफिस कार्यालय में PCC में बैठ के रांची में, और मैं लगातार अपने बाल बच्चों को, हॉस्पिटल को, अपने कार्य को, जो आदमी करोड़ों का हो डॉक्टर लोगों ने कमाया, मैंने करोड़ों का नुकसान करके मैं रांची में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, परिवार बाप माँ को छोड़ के, मैं जनता के हित में, मैंने सोचा नहीं कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं इंसानियत के नाते मैं सम्मानजनक काम, मेरा इतिहास, मेरा रिकॉर्ड है, आप देख लें पूरे अखबारों में। जो डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने टोल फ्री नंबर जो 9798563777 ने जो जारी किया था, वो घर घर में आज भी मौजूद है। आम जनता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, तो सब कुछ होने के बाद भी जब मौका आया तो मुझे हमारे जो इलेक्शन का वक्त आया तो कहा गया कि सबसे बेहतर जो मिनिमम जो 2400 से 2500 लोग सदस्य बनाएंगे वो PCC के डेलीगेट होंगे। लेकिन मैं अपना कार्य कर रहा था और मैंने सदस्य बना के मैंने जमा भी किया। लेकिन साथ साथ में मुझे राष्ट्रीय टीम ने मुझे सम्मानजनक ओहदा दिया और मुझे महाराष्ट्र थाना भिवंडी ज़िले का मुझे DRO बनाकर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर बना के इलेक्शन कराने के लिए मुझे वहाँ एक जिम्मेवारी पोस्ट दिया गया। मैं वहाँ मशगूल था और लगातार मैं इसमें कांग्रेस को मजबूत बनाने की सच्चाई के राह पे मैं करते चला आ रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मुझे ही चाकू भोंका जाएगा। जो एक तरफ मुझे सम्मान का दिया गया है जो राष्ट्रीय, और मेरे ही लेवल के लोग जो कहते हैं कि 30 साल से कभी वो किसी पार्टी में थे, कभी किसी पार्टी में थे, क्या उनका मुकाम रहा उस पार्टियों में, कैसे कैसे पदों पे वो इलेक्शन लड़े हैं, उनका क्या अस्तित्व रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद भी कहीं ना कहीं जलस का बू, कहीं ना कहीं फीलिंग महसूस हुआ कि भाई एक कम वक्त में एक ऐसा इंसान आया है जो डॉक्टर है और इंसानियत के नाते लोगों की मदद कर रहा है। इस सच्चाई के ताश में जिस तरह से मेरा ग्राफ ऊपर चढ़ते जा रहा था, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और षड्यंत्र के तहत में मुझे सबसे पहले PCC से मुझे अलग किया गया, क्योंकि जानते थे वो लोग कि PCC से अगर इसको अलग करेंगे, नहीं करेंगे तो ये AICC का बंद करके कहीं ना कहीं स्टेट या नेशनल लेवल पे चला जाएगा। एक तरफ जहां कांग्रेस के आला कमान ने आपके ऊपर भरोसा जताया, महाराष्ट्र भेजा, वही दूसरी तरफ आपके ही क्षेत्र के कहा जाए लोग जो आपके साथ विश्वासघात किए, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सच में मेहनती नहीं था और कांग्रेस का सच्चा सिपाही नहीं होता तो जिस तरह से यूपी में इलेक्शन हो रहा था और जौनपुर के जो कैंडिडेट थे नदीम जावेद जी, पूरे झारखंड से स्टार प्रचारक के रूप में मैं सिंगल एकलौता वाहिद जो था, जो मुझे चुन करके उत्तर प्रदेश से ऑब्जर्वर बना के लखनऊ से मुझे जौनपुर भेजा गया था और झारखंड से किसी को नहीं भेजा गया था। तो कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर हैं, कहीं ना कहीं जो चपलूस खोजते हैं, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और प्लान के तहत में मुझे ऐसा किया कि मैं खुद ब खुद मैं साइड हो जाऊं। तो मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी, मैं झोला उठाना पसंद नहीं किया। और जब जिला अध्यक्ष बनाने की बात आ रही थी तो लगातार यहाँ पर सारे जितने माइनॉरिटी के लोग थे, किसी एक को भी वो
माइनॉरिटी के पद पर जिला अध्यक्षों की घोषणा में नहीं शामिल किया उन लोगों ने लगातार, क्योंकि पूरी टीम आरएसएस का टीम कांग्रेस में इस वक्त हावी है और वो आरएसएस विचारधारा के, ना कि कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। वो कांग्रेस विचारधारा कांग्रेसी कभी नहीं हो सकते जो सिर्फ एक जाति के मजहब के लोगों को लेके चलते हैं और चुनिंदे कास्ट को अगर वो सर्वदलीय, जिसमें आपकी महिला को भागीदारी नहीं दिया, अल्पसंख्यक को भागीदारी नहीं दिया, एससी एसटी को भागीदारी नहीं दिया, ओबीसी को भागीदारी नहीं दिया, आप इन लोगों को भागीदारी नहीं देगा, इनके वोट आपको चाहिए और आप इनके सर पे बैठ कर ताज पहनेंगे। मैं कतई बर्दाश्त नहीं किया और मैं अपने आप को खामोशी से, मैं इज्जत आबरू के साथ मैं अपने आप को शांत होकर किनार हो गया, इधर किनारा कर लिया। चलिए, तो थी आपके वहाँ से निकलने की बात, लेकिन जन अधिकार पार्टी जो है, जो पप्पू यादव हुए, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, अच्छा, वो उन्होंने सोचा कि अब राजेश ठाकुर जी जो हैं वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने खड़ा कर दिए तो आपको पूरा प्रदेश अध्यक्ष का भारी दे दिए हैं आपको। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने मुझे सम्मान दिया है, इन लोगों ने दरकिनार किया है, तो मैं अपने आप को उनके पैलर खड़ा कर किया हूं इस वक्त, चाहे वो बीजेपी के हों या प्रदेश अध्यक्ष हों या कांग्रेस के हों या जेएमएम के हों या आजसू पार्टी के हों। मैं सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष के बराबर में, जन अधिकार पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नैयर, संगठन को वैसा ही मजबूत करूँगा और ऐसा ही इस तरह से लेके चलूँगा कि जैसे वो प्रदेश अध्यक्ष है वैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय श्री पप्पू यादव जी 6 बार के सांसद हैं और उनकी जो मैडम हैं राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस की रजिता रंजन जी, बहुत ही मुखर वक्ता हैं, बहुत ही मुखर तरीके से हिंदुस्तान के हर मुद्दों को लोकसभा में, राज्यसभा में उठाती हैं। तो मैं उस परिवार का सलाम करता हूँ और कदर करता हूँ कि उन लोगों ने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे बुलाया और बुला करके मुझे कहा कि डॉक्टर नैयर, आप अगर मुझे मालूम है कि आप झारखंड को, इस पार्टी को संभाल सकते हो, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मुझे पता लगा है और बेहतर तरीके से हर जाति मज़हब को आप लेके चलते हो, तो मैं चाहता हूं कि आपको इसको जिम्मेवारी दूँ। मैं सही दिल से मैंने बोला कि भैया मैं हाजिर हूं, मैं पूरे झारखंड में मैं वैसे लोगों को चुनौती दे करके मैं 2000 आने वाले वक्त में मैं संगठन को ऐसा खड़ा करूंगा, इस तरह से खड़ा करूंगा कि उन्हें एहसास समझ हो जाएगा कि ये पार्टी जो हंसी मजाक में जो लोग ले रहे हैं, जो इसे मजाक उड़ाते हैं, जो लोग इसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, चाहे सरकार में बैठे लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग हों, उन्हें समझ आ जाएगा आने वाले वक्त में जिस तरह से स्लोली लोग, चुनिंदे लोग और मजबूत संगठन के लोग इसमें जो शामिल होते जा रहे हैं। तो मुझे 16 तारीख को जिस तरह से मुझे उन्होंने घोषणा करके मीडिया के माध्यम से नवाजा और 16 को मैं उसी वक्त रिज़ाइन दिया। ट्विटर पे मैंने जो हमारे झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी को, केशव वेणुगोपाल जी को, सोनिया मैडम जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और साथ में राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम जी को, सबको मैंने उसी वक्त मेल किया ट्वीट करके और सारे ग्रुप्स में मैंने डाला और डालने के बाद उस वक्त हमको ताजों से नवाजा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने। और जब मैं सुनता हूं कि शाम को प्रदेश अध्यक्ष और बोकारो जिला अध्यक्ष दोनों के फुसुर जो बातें हुई, उसमें उन लोगों ने मुझे एक लेटर 14 तारीख के डेट में लेटर निकाला और उसमें लिखते हैं लोग कि इन्हें निष्कासित करते हैं 6 सालों के लिए और ये पार्टी के ऐसे वैसे काम किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोचने वाली बात है, जो भी नोटिफिकेशन होता है अखबारों के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से सेम डे आता है। अगर सेम डे नहीं आता है वो तो अनलीगल है, वो ऑथराइज नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर जांच होनी चाहिए, जिसमें हैंड राइटिंग भी, ओवर राइटिंग भी किया हुआ था। तो 14 के डेट में ना करके 14 के डेट में लेटर निकालते हैं और 16 को देते हैं आप। 14 को नहीं दिए तो 15 को नहीं निकला, 15 को नहीं दिए तो 16 को नहीं निकला, 16 को शाम को देते हैं। जब मैं सुबह रिज़ाइन कर देता हूं तो 16 को अखबार में देते हैं लेटर 14 के डेट पे और 17 को निकलवाते। वाह रे वाह, प्रदेश कमेटी और जिला बोकारो कमेटी, वाह क्या षड्यंत्र है। तो मुझे तो उन लोग को रसमलाई या मिठाई खिलाना चाहिए कि अगर आपको इसी में खुशी हो रहा है तो इसी में खुश रहो और आने वाले वक्त में ये जन अधिकार पार्टी आपको बेहतरीन जवाब देने वाली है। मतलब चूँकि नए अध्यक्ष बन चुके हैं झारखंड के, आप जनाधिकार पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाइएगा? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा मुद्दा, अगर सबसे बड़ा सवाल अगर करूँ अभी वर्तमान में, तो नियोजन नीति का सवाल है। 17, 18, 19 युवाओं ने लगातार 17 को अगर कहा कि ये मसाल जुलूस, धरना प्रदर्शन, 18 को, 19 को शायद बंद का भी आह्वान हो, चूँकि शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं वो नहीं रहे, इसलिए छात्रों ने भी आंदोलन उनके सम्मान में रोक दिया था। लेकिन फिर अब शुरू होने वाला, जहाँ तक की सूचनाएं आ रही हैं,
क्या कहेंगे, किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि नियोजन नीति सबसे बड़ा सवाल है, आपके सामने भी यही सवाल है। देखिए अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपने झारखंड जन अधिकार पार्टी के जो लेटर पैड है उस पे मैं एक दरख्वास्त लेटर दिया, रिक्वेस्ट लेटर दिया अपने झारखंड के राज्यपाल महोदय जी को, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं मिल करके कुछ बातें रखना चाहता हूं झारखंड के हित में। तो मेमोरेंडम लेके अपने साथियों के साथ में मैं उनके पास गया, और जाने के बाद उसमें एक नंबर पे था मेरा नियोजन नीति की बात मैंने कही और अपना एक छोटा सा सुझाव दिया। उसमें मैंने दर्शाया था कि जो 60-40 का रेशियो चल रहा है, जो छात्र अभी संघर्ष कर रहे हैं, लगातार रोडों पे हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए मैंने एक गुजारिश किया कि आप 75 झारखंड हित में, 25 बाहर के लोगों के हित में, आप ऐसा 75-25 का एक रेशियो बनाएं और इस पे सर्वदलीय बैठक करें। अगर छात्र आपको मानने के तैयार नहीं हैं या विपक्ष अगर अलग बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारे पार्टियों के जितने सांसद हैं, विधायक हैं, या हर पार्टी के जो मेन मुखिया हैं, उन सबों के साथ में मुझे लगता है कि इस पे पहल कर देना चाहिए। अब बहुत देर हो रहा है, तो सर्वदलीय बैठक करके आपस में राय बना के झारखंड के हित में बहुत जल्द से जल्द इसका फैसला लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको लेने के बाद युवाओं के बीच में, युवाओं के दिल में हौसला बढ़ेगा, और जो बेरोज़गार इस वक्त बहुत ज़्यादा जो संख्या बढ़ते जा रहा है, रोज़ लोग पलायन कर रहे हैं, तो हमारे झारखंड में लोग अस्थायी होंगे और लगातार यहाँ के लोग सब रोज़गार पे आ जाएंगे। अच्छा, जहाँ तक कि रोज़गार की बात है, रोज़गार सबसे बड़ी समस्या है, और आपकी पार्टी यहाँ पे जैसे ही आती है तो कुछ उम्मीद होता है, जैसे होता है ना कि युवाओं को कुछ उम्मीद जगता है। मान लीजिए भाजपा कुछ नहीं कर पाई, जेएमएम कुछ नहीं कर पाया, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाया, तो एक कोई नई पार्टी, जैसे जिस तरह दिल्ली में हुआ, भाजपा कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो आम आदमी पार्टी ने काम किया। आज देखिए कांग्रेस वहाँ पर गायब है और भाजपा भी 3 सीट लेके आई थी। तो चूँकि चुनाव अब 24 में है, 23 चल ही रहा है, साल भर की बात है। किस तरह से अगर बात किया जाए, आपकी पार्टी यहाँ पे किस तरह से कार्य करे, क्योंकि यहाँ पे 22-23 साल का जो झारखंड है वो रोज़गार मांग रहा है, रोज़गार को कैसे बढ़ावा मिलेगा? पहले चीज़ है कि मैं तो झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जितने जो खाली पोस्ट है, सबसे पहले उन खाली पोस्टों को भरो। अगर वो नहीं भरते हैं तो हमारे आने वाले वक्त में हमारा जो, अगर हमारी यहाँ पे हमारी संख्या अगर जो हमारे जो बनती है, ज़्यादा हमारे लोग यहाँ जुड़ते हैं और हमारा जो मजबूती संगठन यहाँ होते हैं, तो लोगों के लिए सबसे पहले मैं कि जो खाली स्थान है उन खाली स्थानों को भरने का प्रयास करेंगे, और दूसरे राज्य से, दूसरे स्टेट से या बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियाँ को लाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, ना कि वो दूसरे जगह जाके वो काम करें। तो मेरा ये हमेशा प्रयास रहेगा। और जो अभी बहुत ऐसे जो बेरोज़गारी है, जो युवा जो इस वक्त जो सही रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वैसे लोग भटक रहे हैं, तो उन लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। जन अधिकार पार्टी में वो शामिल हों, जुड़ें, और एक अच्छा सुनहरा मौका है अपने भविष्य उज्जवल करने का, एक अच्छे मुकाम पे, अच्छे ओहदे पे आकर के अपने आसपास के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को वो उनकी आवाज़ उठा के अपने आप को मजबूत कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल यह है कि सबसे बड़ा बात है, चूँकि एक अध्यक्ष को और पूरी पार्टी की जवाबदेही होती है, और ये भी तय होता है कि कम से कम यहाँ के जो युवा हैं, जो 22-23 साल के युवा मतलब युवा ही, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 55 वर्ष पार के बाद भी युवा बोलते हैं अपने आप को, 55-60 पहुँच जाएंगे तब वो युवा, वो कुछ दिन में उनको वृद्धा पेंशन मिलेगा, फिर भी युवा रहते हैं। राजनीति ऐसा चीज़ है। लेकिन जो मेन युवा है, जो रोजगार चाहिए जिसको, तो वैसे युवाओं के लिए पार्टी क्या सोच रही है, किस तरह से काम करेगी एज ए झारखंड में, चूँकि आप झारखंड को बहुत पहले से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सोफरा ग्रेड माइंस जो आपका है, फाइट माइंस जो है आपको, सोफरा ग्रेड माइंस जी, जो पलामू में है, तो मुझे लगता है कि कई सालों से वो बंद है। अगर उसे स्टार्ट कर दिया जाए तो बहुत ऐसे जो युवा हैं जो वो रोज़गार की तरफ में वो वहाँ पे जुड़ जाएंगे और लगातार वो रोज़गार करेंगे, तो कहीं ना कहीं अवैध कम हो जाएगा, कोयले का कम हो जाएगा। लेकिन जो जिस तरह से अभी अवैध खनन का मामला चल रहा है, तो मैं भारत सरकार से मैं बहुत जल्दी मैं प्रधानमंत्री के यहाँ भी और राज्यपाल राष्ट्रपति के यहाँ सब जगह मैं और उजागर करूँगा वैसे पदाधिकारियों का, अखबारों और चैनलों के माध्यम से, जिनके यहाँ जिन जिलों में उनके संरक्षक में कोयले का कारोबार जो धड़ल्ले चल रहा है, और मैं वैसे लोगों को बेनकाब करूँगा। और मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी आय की जाँच हो। अच्छा, तो मैं अपनी जनता से या अपने दर्शकों से ये बता दूँ कि जो भी पलामू के दर्शक होंगे, चूँकि वहाँ पर एक सोकरा ग्रेफाइट माइंस है, लोग आंदोलन भी कर चुके हैं
झारखंड के राजभवन के समक्ष जा कर के। सोचिए कि आंदोलन होने के बाद भी वो ग्रेफाइट माइन चालू नहीं है। उनका कहना है कि अगर ये चालू हो जाता तो कम से कम पलामू क्षेत्र के जो युवा हैं 10-15 हज़ार कम से कम एक माइंस में रोजगार तो मिल जाता उन लोगों को, भूखे पेट तो नहीं मरते। कोरोना काल के बाद में जो महामारी आई थी कोरोना समय, उसके बाद में जो स्थिति रही बड़े बड़े कंपनियों का, हालत सभी जानते हैं। लेकिन वैसी स्थिति में अगर वैसे माइंस को खोला जाए तो एक तो झारखंड राज्य को राजस्व भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने आज मुद्दा उठाया है सोकरा ग्रेफाइट माइंस का। मैं इनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं सोकरा ग्रेफाइट माइंस के बारे में जानते ही नहीं है। अधिकतर लोग, कुछ राजनेता जानते ही नहीं, लेकिन इन्होंने एक पहल की, एक हिम्मत दिखाई कि सोकरा ग्रेफाइट माइंस भी कोई है। क्योंकि मैं देखा हूँ यहाँ पे लोग आए हैं 2-2 महीने 3-3 महीने उन्होंने आंदोलन किया कि उसे चालू कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है, लेकिन फिर भी वो चालू नहीं हुआ। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, भाजपा की या कांग्रेस की या फिर वर्तमान में महागठबंधन की, कोई मतलब नहीं है। हालांकि अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर कभी अन्य सवाल भी हैं दर्शकों को मैं बता दूं कि ये झारखंड जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और एक युवाओं से इन्होंने साफ तौर पर अभी अपील की है कि अगर आप, जैसे दिल्ली में देखा होगा कि भाजपा से कुछ लोग नाराज़ थे, कांग्रेस से नाराज़ थे, तो अंतोगत्वा आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। और वहीं अगर आप लोग जो लगाता हो आपको कि भाजपा ने भी कुछ नहीं किया तो सरकार बदल दी है, ये सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है, तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शंस की कमी नहीं है। अगर आप जहाँ भी हैं ऑप्शंस है आपके पास। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इनका पार्टी ज्वाइन कर लीजिए भाई, क्योंकि मैं चैनल वाला हूँ, मैं तो बोलूँगा कि आप राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कीजिए। इनके सामने भी बोल रहा हूँ, क्या कि जो लोग बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन करेंगे, छोटा मोटा कार्य ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपकी मर्जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको लगता है कि अन्य पार्टियां कुछ नहीं कर रही है तो आप इनके पास आ सकते हैं। इनके पास ऑप्शन है, युवाओं के लिए भी ऑप्शन है। और अगर जो आगे की चीज़ है, जो आप जैसा कि सुना नियोजन नीति को लेकर, इन्होंने नियोजन नीति को लेकर भी राय रखा कि सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, तो एक विजन लेकर चल रहे हैं। अब इस विजन में आपका विजन कितना मैच खाता है उसके बाद आपका फैसला, चूँकि जनता भी समझदार है, पार्टी भी समझदार